इंटरनेट और 21वीं सदी से पहले प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज का स्वरूप कैसा था, इसी पर बात करेंगे हमारे आज के मेहमान मीडिया अध्यापक विनीत कुमार से। विनीत, हम आप ही से जानना चाहते हैं शुरू में कि इसको फेक न्यूज को 21वीं सदी से पहले फेक न्यूज ही कहते थे या फॉल्सहुड कहते थे, जैसा निक डेविस ने कहा है, या तब इसका क्या स्वरूप था? इससे मिलता जुलता क्या कोई स्वरूप था या हम बिल्कुल नई घटना देख रहे हैं? शुरुआती दौर में सीधे सीधे इसे फेक न्यूज़ नहीं कहा जाता था कि फेक न्यूज़ हम कहते हैं तो इसका मतलब है हम खबर को पूरी तरह से डिस्कार्ड कर रहे हैं, हम उसे गलत ठहरा रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही सुनियोजित तरीके से शुरू किया गया और ये बहुत स्टेट मशीनरी के द्वारा शुरू किया गया। हम हिटलर के तानाशाही के संदर्भ में पूरी बातचीत जब करते हैं तो हम जोसेफ गोवेल्स की चर्चा करते हैं, लेकिन उसके पहले भी प्रथम विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान अमेरिका की सरकार ने उस वक्त एक पूरी कमेटी गठित की जिसको उन्होंने कमेटी ऑन पब्लिक रिलेशन का नाम दिया, CIP का नाम दिया, और उसमें जॉर्ज क्रील को जो है इसका मुखिया बनाया गया। जॉर्ज क्रील का ये काम था कि वो पूरे अमेरिकी को, माने पूरे अमेरिका के नागरिक को ये बताएं कि आप श्रेष्ठ हो और आपको हर हालत में जर्मनी के खिलाफ खड़ा होना है, क्योंकि जर्मनी जो है आपके संसाधनों पर कब्जा कर लेगा, जर्मनी आपको अपदस्थ कर देगा। तो इसमें दो बातें बहुत प्रमुख है। जिस तरह से आज हम फेक न्यूज को गलत मान रहे हैं या समाज के लिए हम बहुत गैर जरूरी चीज मान रहे हैं, दंगा भड़काने वाली चीज मांग रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसकी शुरुआत सरकार राज्य के द्वारा हुई, बहुत सुनियोजित तरीके से हुई, एक बात। और दूसरी बात यह कि इसमें नेशन प्राइड का एलिमेंट था कि हम श्रेष्ठ हैं, हम बेहतर हैं। रवीश, आज भी जब हम फेक न्यूज की बात करते हैं तो आप गौर करेंगे कि उसमें बारीकी से कहीं ना कहीं एक बाइनरी बना करके कि वो गड़बड़ है, वो खराब है और हम श्रेष्ठ हैं, ये बोध होता है। अगर मैं इन पूरी बातों को समेट कर एक लाइन में क्या रहे थे उस वक्त? हाँ, एक लाइन कहूं तो फेक न्यूज का मतलब यह है कि नागरिकों का, मतदाताओं का, टेलीविजन के दर्शकों का IQ लेवल आप इतना कम कर दीजिए कि सोचना बंद कर दे। और तभी मुझे हिटलर की कही वो बात याद आती है कि वो सरकार कितनी खुशनसीब होगी जिसकी जनता सोचना बंद कर देती है, तो सोचती ही नहीं है। तो फेक न्यूज का असल मतलब है हमारे IQ लेवल को खत्म करना। पहले ये सूचना विहीन मतदाता का निर्माण करना। नहीं, सूचना तो उसके पास होगी। हाँ। सूचना विहीन मतदाता नहीं हो, उसके पास सूचना हो, लेकिन उस सूचना को इमोशन में ट्रीट करे, इमोशनल होकर के ट्रीट करे, फैक्ट्स पे नहीं जाए। ये ऐसा ही है रवीश, जैसे हम लोग गांव घर में कहते हैं कौवा कान लेकर चला गया, और हम कान चेक करने के बजाय कौवे के पीछे दौड़ते हैं कि इसकी तो हत्या कर देनी है क्योंकि ये कान मेरा लेकर गया। 3 घंटे 4 घंटे बाद कान छूते हैं तो पता चलता है कौवा उड़ गया लेकिन कान हमारा मौजूद है। तो ये जो कौवा पैदा किया जा रहा है पूरे देश में और उसकी हत्या करने की जो बात की जा रही, ये खत्म। तो ये क्रीक कर क्या रहा था? मतलब फिर उसने नस्ल और राष्ट्रवाद का इस्तेमाल किया। क्रीक ये कर रहे थे कि उस नस्ल के आधार पर वो विभाजन कर रहे थे, वो अमेरिकी और गैर अमेरिकी का विभाजन कर रहे थे, जो 2016 के अमेरिका के चुनाव में हम बहुत साफ साफ देखते हैं। और ट्रंप साहब के अगर ट्वीट से कोई गुजरे तो बात बहुत साफ दिखाई देती है कि कैसे वो कह रहे हैं कि मैक्सिको जो है वो गलत चीजों की सप्लाई कर रहा है, इसलिए उसकी सप्लाई बंद होनी चाहिए, मैक्सिको पे दीवार ही लगा देंगे सीमा पे, ये सारी चीजें वो कह रहे हैं। तो ये दरअसल जो ये फेक न्यूज के जो दही का बन रही है पूरी दुनिया में, इसका जमावन जो है प्रथम विश्व युद्ध से शुरू हो गया। क्रीक साहब ने डाल दिया। हम थोड़ा इसलिए भूल जाते हैं कि हम पर हिटलर हावी ज्यादा है और अमेरिका में जो स्वतंत्रता को लेकर हम चेरिश करते हैं, इसलिए हम क्रीक साहब को थोड़ा पीछे कर देते हैं। लेकिन क्रीक साहब तो उस प्रोपेगेंडा का असर क्या हुआ? उस प्रोपेगेंडा का असर यह हुआ कि शुरुआत में तो वो नेशन बनाम नेशन, स्टेट वर्सेज स्टेट का मामला चला, लेकिन बाद में इसका पूरा एक डोमेस्टिक वर्जन आ गया। डोमेस्टिक वर्जन ये आ गया कि जब हम अपने नागरिकों को दूसरे देश के खिलाफ खड़ा कर सकते हैं तो हम एक राजनीतिक दल को दूसरे राजनीतिक दल के खिलाफ खड़ा कर सकते हैं, या एक नागरिक को दूसरे नागरिक के खिलाफ खड़ा कर सकते हैं। उसका बहुत ही डोमेस्टिक एडिशन, माने घरेलू संस्करण आ गया। और आप हिंदुस्तान में और दुनिया के तमाम देशों में देखेंगे तो आज आपको यही प्रोपेगेंडा, जो कि फेक न्यूज के नाम से हम कह रहे हैं, उसका घरेलू संस्करण आपको दिखाई देगा। और मुझे लगता है कि यह संस्करण इतना माइक्रो लेवल पर हो जाएगा कि घर के भीतर, चारदीवारी के भीतर, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से असहमत नहीं होगा, असहमत होने वाला दुश्मन होगा, दुश्मनों से मार देगा, उसको मार देना। बिल्कुल। तो अगर आप कहते हैं कि प्रोपेगेंडा पहले है, तो प्रोपेगेंडा क्या है? हम तो हर चीज को कभी फेक न्यूज कहते हैं, कभी प्रोपेगेंडा कहते हैं, कभी प्रोपेगेंडा को फेक न्यूज कहते हैं। नहीं, प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज में बुनियादी तौर पर अंतर है। अंतर यह है कि प्रोपेगेंडा ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज है, ज्यादा उलझाऊ चीज है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि प्रोपेगेंडा में पूरी स्टेट मशीनरी लगती है और स्टेट मशीनरी जब लगती है तो उसमें कई लेवल पर, कई सर्किट में वो काम करती है। इसलिए प्रोपेगेंडा में सीधे सीधे कोई खबर पूरी तरह झूठ नहीं होती।
वो उसका 3 क्राइटेरिया बन जाता है। उसका बन जाता है कि वो प्रोपेगेंडा वाइट हो सकता है। वाइट का मतलब ये कि उसमें सच्चाई का हिस्सा हो, लेकिन उसका प्रोपोर्शन इतना कम कर दिया जाए और आसपास की चीजें इतनी बुन दी जाए कि वो लगे कि यही सच है। मैं अगर भारतीय संदर्भ से अगर इजाजत दें तो एक उदाहरण देता हूं। जैसे 2013 में उत्तराखंड में बाढ़ से पूरी तबाही हुई। एक खबर ये आ रही थी कि हमारे भारतीय सेना जो है वो और उनकी मोटरसाइकिल भी वहां नहीं पहुंच सकती है। और दूसरी खबर क्या आ रही है कि 15,000 नागरिकों को, किसी एक खास राज्य के नागरिकों को एक 4 व्हीलर गाड़ी से सुरक्षित निकाल लिया गया। अब इसका प्रोपोर्शन इतना हाई था कि लोगों का आईक्यू लेवल एकदम डंप हो गया और वो सोच नहीं पाए कि साहब, भारतीय सेना जब हमारे नहीं पहुंच सकते हैं, भारतीय सेना की मोटरसाइकिल नहीं पहुंच सकती है, तो ये 4 व्हीलर गाड़ी कैसे हमारे पास पहुंच गई और 15,000 लोगों की शिनाख्त कैसे हो गई कि ये खास राज्य का नागरिक है या हो सकता है। तो ये प्रोपोर्शन इतना हाई कर दिया जाता है झूठी खबरों का कि जो सच्ची खबरें हैं, वो सैनिक वाली खबरें हैं, वो दब जाती है। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि स्टोरी प्लांट की जाती है, उसमें सच्चाई का आभास होता है, लगता है कि वो सच है। वो ग्रे है, वो ग्रे प्रोपेगेंडा, हाँ, व्हाइट और ब्लैक के बीच का है, लेकिन आभास होता है कि ये सच है। जो आप बंगाल की बात दिखा रहे थे, इसमें आप कहेंगे कि तो पूरी खबर झूठी है, लेकिन वो विजुअल्स तो सच है ना, जिसको डॉक्टरेट किया गया, जिसको फोटोस्टॉप किया गया, भले ही वो फिल्म का विजुअल है या कहीं का है, लेकिन कहीं ना कहीं तो कॉन्टेक्स्ट उसका है ना। और ऐसे प्रोपेगेंडा क्रिएट करने के लिए किसी भी ठिकाने पर जा सकते हैं। हो सकता है कोई दूसरा उपग्रह भी बना दे ऐसे प्रोपेगेंडा के लिए। और तीसरा है कि ब्लैक, जो पूरी तरह से माने झूठ लगे, झूठ ना भी हो तो फैंटेसी हो। और ये बात कही जाती है कि दुनिया भर के जो मतदाता हैं वो फैक्ट्स पर ज्यादा ध्यान नहीं देते या वोट नहीं देते, वो इमोशन में आकर वोट देते हैं, वो एक खास किस्म की भावना में बह कर देते हैं। इसलिए फेक न्यूज अब इसे कहा जाने लगा। पर ये जो आप क्रीक की बात कह रहे हैं, जो क्रीक, जॉन क्रीक, हाँ जी, जॉर्ज क्रीक जो अमेरिका का जो प्रोपेगेंडा एक तरह से मिनिस्टर उसको कहा जाए या कमेटी का बनाया कमेटी गया, का सर्वे, तो गोएबल्स तक आते आते कैसे बदल गया फिर ये? गोएबल्स तक उसी खेल को गोएबल्स ने इस्तेमाल किया या हिटलर ने इस्तेमाल किया दूसरे तरीके से? गोएबल्स ने इसे आगे ये किया कि उसको एक तो बहुत खुले रूप में कर दिया, और जो वो रणनीति का हिस्सा था अमेरिका के लिए, गोएबल्स ने नाजी पार्टी या हिटलर के लिए उसको एक पोस्टर की तरह इस्तेमाल किया। माने पोस्टर का यह कि उसमें वो बहुत पब्लिक डोमेन में चीज आ गई। अमेरिका में जब ये चीजें हुई तो उतना पब्लिक डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं था। वेल्स ने ये किया कि उसने उसको एक प्राइड मोमेंट बना दिया कि हम प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और हमारे लिए जो है ये कोई तौहीनी या कोई खराब चीज नहीं है। इसीलिए वो बहुत, एक किताब है मेरे पास रवीश, फेक न्यूज, और ये किताब 2016 में आई है और इसे केली कैरे और किम्बर्ली मिलर ने एडिट किया है। और इसमें आपने जो बात कही है गर्ल्स की, मैं उसी का हिस्सा एक इसमें शामिल करना चाहूँगा कि वो जब प्रोपेगेंडा सफल होता है जर्मनी में, तो वो कहते हैं कि देखिए कितनी खूबसूरती से हमने रेडियो पर कब्जा कर लिया। यही कारण है कि रेडियो सबसे ज़्यादा, जब हम प्रोपेगेंडा की बात करते हैं तो रेडियो की पहले हम चर्चा करते हैं। तो गोएबल्स ने कहा कि हमने रेडियो पर, हाँ, हमने माध्यम को बदल दिया। तो जो अंतर कह रहे हैं ना, वो अमेरिका में वो एक कूटनीति, एक राजनीति का हिस्सा था, लेकिन वो नाजी सरकार तक आते आते बहुत ओपन हो गया, एक ओपन टूल और ट्रीटमेंट हो गया। और बल्कि गोएबल्स ने तो यहां तक माहौल बना दिया कि दुनिया भर के देशों को इस संदेश देने का काम किया कि अगर आप सत्ता पर काबिज होना चाहते हो तो आप प्रोपेगेंडा अपना लो, दूसरा कोई रास्ता। उसको तो मंत्रालय का नाम ही था कि प्रोपेगेंडा मिनिस्टर है। खैर, हम ये थोड़ा सा ये जानना चाह रहे थे कि दुनिया भर के पत्रकारिता में, जो मैं काफी इंटरनेट देख रहा था, तो उसमें काफी चर्चाएं हो रही हैं, शोध हो रही हैं कि इस फेक न्यूज़ को लेके, तो क्या कभी पाठक इन सब चीज़ों की परवाह नहीं करता है कहीं भी कि ये गलत न्यूज़ है या उसका इस्तेमाल हुआ है? अगर वो एक इमोशन में एक कोई भी फैसला लेता है तो बाद में उसको चेक नहीं करता, या वो जिस तरह से रियलिटी इंटरनेट के दौर में वर्चुअल हो गई है, उसी तरह से न्यूज़ फेक न्यूज़ हो गया? ये पाठक, देखिए, मैं पाठक की बुद्धि, पाठक की समझ पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ। मैं उस प्रोसेस, प्रक्रिया पर बात कर रहा हूँ। और वो प्रोसेस की पहली चीज़ ये है कि आप सवाल करने के बजाय, शक करने के बजाय आप आस्था पैदा कर लो। और अभी से एक बार जब किसी चीज़ में आस्था हो जाती है, जैसे आप दूध पिलाने वाली जो खबर करें, जब आप आस्था किसी के प्रति हो जाती है तो आप सवाल नहीं करते हैं। और फेक न्यूज़ का बुनियादी काम यह है कि वो आपको तर्क के बजाय आस्था पर लाकर शिफ्ट कर दे। इसलिए जो लोग सवाल नहीं कर रहे हैं, आप कह सकते हैं कि हो सकता है वो एक खास किस्म के मनोरोग के शिकार हो रहे हैं, लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि वो सवाल नहीं करेंगे। वो सवाल इसलिए नहीं करेंगे कि उनका फेक न्यूज़ के प्रति आस्था है।
उनको लगता है कि इन्हें फंसाया जा रहा है। तो ये स्थिति दुनिया भर में। एक वो जो इराक वॉर वाला जो चिलकॉट कमेटी की रिपोर्ट आई थी और जिसमें बताया गया था कि पूरा एक झूठ के आधार पर अटैक किया गया, ब्रिटेन उस झूठ के आधार पर शामिल हुआ, तो सरकारें भी झूठ, फेक न्यूज़ ही था एक तरह से। इराक पर जो हमला है वो प्रोपेगेंडा प्लस फेक न्यूज़ का एक पार्ट है कि जिसमें बड़े बड़े मीडिया घरानों ने उसको छापा था पहली खबर में कि वहाँ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, जो कि ब्रिटेन की सरकारी उसकी संसद की रिपोर्ट कहती है कि वहाँ ऐसा कुछ था नहीं या मिला नहीं, और ब्रिटेन ने देश को झूठ में रख के वहाँ पर लड़ाई में जाने का बहुत दिनों के बाद फैसला लिया था अमेरिका के साथ मिलकर। देखिए, सरकार जब प्रोपेगेंडा करती है तो सरकार को भी पता होता है कि हम कितना हिस्सा इसका सच है और कितने हिस्से में जो है हम एम्बियंस या माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। इसलिए आप जो बात कर रहे हैं वो गिल्ट कॉन्शसनेस या एक समझदारी वाली बात कर रहे हैं। ये पैटर्न है, ये एक लोगों के बीच पॉपुलर होने का, इमेज बिल्डिंग करने का एक पैटर्न है। और जब आप कोई पैटर्न ऑप्ट करते हैं तो इस तरह से तार्किक होकर सोचते नहीं हैं। ये स्थिति ट्रंप के पूरे इलेक्शन में भी जब हम देखते हैं, उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि बराक ओबामा की जो है जन्मतिथि जो है वो गड़बड़ है। अब बराक ओबामा समझे, उनकी टीम समझे, दुनिया देश की जनता समझे कि है या नहीं है। एक बार तो आपने एस्टेब्लिश कर दिया ना। तो फेक न्यूज जब क्रिएट किया जाता है तो उसमें होता है कि आपकी पूरी ताकत, पूरी एनर्जी खुद को सही साबित करने में लगे। नतीजा क्या होता है कि आप जो दूसरी सूचना नागरिकों को देते, जनता को देते, जेन्युइन तरीके से देते, उसको नहीं आपका स्पेस खत्म कर दिया जाए। आपका जो एजेंडा था आप वो भूल गए और आप उसी के खेल में जिस मुद्दे पर हम और आप बात कर रहे हैं रवि, अगर ये फेक न्यूज नहीं होता तो हम किसानों की दुर्दशा पर बात करते, बेरोजगारी पर बात करते, शिक्षा जो खत्म हो रही है उस पर बात करते। हम इस पर क्यों बात कर रहे हैं? ये तो सरकार के लिए, व्यवस्था के लिए बहुत खूबसूरत गोल्डन पीरियड है कि हम 3 दिन और इस पर बात करें, क्योंकि हम स्पेस ऑक्यूपाई हो गया। अब बाकी चीजों पर बात नहीं होगी। तो एक तरह से इंगेज करने का, इन्वॉल्व करने का नागरिकों। ये सितंबर 2015 में डेली मेल ने एक खबर छाप दी कि प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने कभी जानवर के साथ संबंध बनाया था। बहुत हंगामा हुआ, उनको शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। तो बाद में जब उस रिपोर्टर से पूछा गया तो ये भी एक हॉलीवुड की फिल्म को कॉपी करके ये पूरा फेक न्यूज बनाया गया है। ये भी एक फिल्म का हिस्सा है, हॉलीवुड की एक फिल्म का ही हिस्सा है ये कैमरून वाला प्रसंग। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे फिलहाल उस फिल्म का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये एक पूरी एक फिल्म का हिस्सा है। और उसमें सच में एक बंधक बनाकर ये शर्त रखी गई थी कि यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो इस तरह से जानवरों के साथ इंटरकोर्स करेगा, शारीरिक संबंध बनाएगा, तब मुझे मुक्त करेंगे। तो इसमें एक फिक्सन है और बड़ा फिक्सन है। देश के नागरिक, देश के दर्शक इसलिए फंस जाते हैं कि हम किस्सा गोई वाले मुल्क में, हम किस्सा गोई वाली दुनिया में जीते हैं और हमें ये पसंद आता है। हमको सबको पसंद आता है।